हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केवीएस पीआरटी टीयर 2 के लिए इन डेप्थ सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस और ईवीएस के पोर्शन को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट के जो 2 वीडियोस पढ़े थे उसमें मैंने लाइफ अराउंड अस को कंप्लीट कर दिया था, और इसमें मैंने एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th एंड 5th तीनों क्लास की एनसीईआरटी से इस यूनिट को मैंने पढ़ाया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो थ्योरी वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करने चल रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जा करके देखिए। दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे, और आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना है तो थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज का पहला पोर्शन हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, और सेकंड पोर्शन देखेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, और मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया था वीडियो वाली क्लास में, जो थ्योरी क्लास हम लोग देखे थे। और वहाँ पे मैंने बताया था कि वसुधा है पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची भी आपके सिलेबस में है, तो उसको भी मैं कराऊंगा आगे चल करके। और कुटुंब होता है परिवार, यानी समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है, यही वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? पूरा विश्व एक परिवार है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचर ट्रेल अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये चैप्टर हम लोग देख लिए हैं, और इससे ये समझ में आ रहा था कि जो बच्चे गए हुए थे प्रकृति के भ्रमण पे, ठीक, यही इसका मतलब था नेचर ट्रेल का। और नेचर ट्रेल में ये लोग कहाँ गए थे? पंचमढ़ी गए थे। तो बच्चों का जो पिकनिक एक तरह से कह सकते हैं, वो गया था पंचमढ़ी के जंगलों में। वहाँ बच्चे जाते हैं और जो जो चीज़ें देखते हैं अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बता दिया था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। तो प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता को समझना ही इसका मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में जानवरों को खाना क्यों नहीं खिलाना चाहिए? तो आप भी देखेंगे कुछ लोग जंगलों में घूमने जाते हैं तो जानवरों को खाना खिलाते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो नेचुरल फीडिंग सीक्वेंस है, या कहीं ना कहीं जो फूड चेन मैंने आपको बताया था, खाद्य श्रृंखला, वो प्रभावित होती है। फूड चेन एक प्रकृति का बनाया हुआ खुद का अपना सिस्टम है। तो अगर आप अलग से उसको कुछ डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम आपका। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब ईवीएस हायर क्लासेस के लिए पढ़ेंगे, या फिर ईवीएस पढ़ेंगे किसी यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए, तब मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कैसे ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट डिस्टर्ब नेचुरल हैबिट्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी रात में देखने की अच्छी क्षमता रखता है? तो आप सभी को पता है कि उल्लू रात में भी देख सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बीक डज एन ईगल हैव? तो चील की चोंच कैसी होती है? शार्प एंड कर्व, नुकीली होती है और मुड़ी हुई होती है। ऐसे आप देखे भी होंगे, इस तरह से होती है चील की चोंच। तो यहाँ पे जो है शार्प रहता है। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मछली जल में तैरने के लिए कौन सी संरचना होती है, या ऐसे दिया हुआ मछली में तैरने के लिए कौन सी संरचना होती है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिन्स हो जाएगा। ठीक, इसका भी मतलब पंख होता है हिंदी में, याद रखिएगा। फिन्स का मतलब भी होता है, लेकिन ये वो उड़ने वाला पंख नहीं है, ये अलग टाइप का थोड़ा फिन्स है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फिन्स। और पक्षियों में विंग्स होता है उड़ने के लिए, तो फिन्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक को किस प्रकार का जीव कहा जाता है? तो मेढक पानी में भी रह सकता है और लैंड यानी कि भूमि पर भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है। और ऐसे जानवर को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं, लैंड एंड वाटर जो दोनों पे रह ले, उसको कहते हैं उभयचर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों में सामान्यतः कितने जोड़े पैर होते हैं? तो कितने पैर होते हैं ये नहीं पूछा है, तो इसीलिए हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन सही से रीड करना चाहिए। क्या होता है, एग्जाम में टाइम का बहुत प्रेशर होता है। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग रिलैक्सिवली पढ़ नहीं पाते हैं क्वेश्चन कहीं, और वो हमारा निगेटिव मार्किंग करा के ही जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कितने पैर नहीं, कितने जोड़े पैर होते हैं। ठीक, तो अगर कितने पैर पूछता तो 6 हो जाता, और जोड़ा पूछा है तो 3 पेयर्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पत्तियों की नसों को क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि वेन्स का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग पत्तियों में अलग अलग होता है, तो इसको शिराएं या वेन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेब ऑफ लाइफ गतिविधि किस अवधारणा को समझाती है? तो मैंने वहाँ पे समझाया था कि बच्चे जब वेब ऑफ लाइफ खेलते हैं, कई सारे बच्चे बैठे रहते हैं और सबको एक धागा दे दिया जाता है, उससे सब लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी से जो है एक पारस्परिक निर्भरता समझ में आती है, कैसे चीज़ें आपस में निर्भर हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है वाई डज ए घड़ियाल हैव लॉन्ग एंड नैरो स्नाउट, यानी कि लंबी और पतली थूथन किस लिए उपयोग होती है? तो आप सभी को पता है कि घड़ियाल पानी में रहता है और वहाँ पे जो है मछलियों को पकड़ता है, तो मछली पकड़ने के लिए इसका जो है स्नाउट लंबा होता है और नैरो होता है, ठीक, ताकि वो इजीली मछलियों को पकड़ सके। घड़ियाल को आप देखेंगे लगभग उसका माउथ इतना बड़ा होता है, ऐसे रहता है, उसमें ढेर सारे ऐसे दांत रहते हैं, ठीक, तो वही घड़ियाल होता है। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल पक्षी का नाम किस कारण पड़ा? ठीक, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हालांकि किसी ने कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका अगर कोई ध्यान से देख रहा है वीडियो तो जरूर कमेंट बॉक्स में सर्च करके आप लिखिएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो इसमें मैंने बताया था कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर ऑन हेड, सिर पर सींग जैसी एक संरचना होती है, इसीलिए इसको हॉर्न बिल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर ग्रोइंग अप विथ नेचर, ठीक, तो ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ये किस पर बल देता है? तो द चैप्टर ग्रोइंग अप विथ नेचर फोकसेस ऑन, तो इसमें हम लोग देखा था नेचर और कल्चर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति और संस्कृति के बीच के संबंध को। औषधीय पौधों का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट का ही पूछा जा रहा है। तो इसका उपयोग किया जाता है ट्रीटिंग डिजीजेज, रोगों का उपचार करने के लिए। और मेडिसिनल प्लांट का एग्जांपल्स क्या क्या था? नीम होता है, ठीक, तुलसी होती है, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब आप कहीं ना कहीं यूज किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत आती हैं। एलोवेरा हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस शिक्षण में इस इकाई का प्रमुख शिक्षण दृष्टिकोण क्या है? तो इसमें मेनली ये पूछा जा रहा है कि आपका जो अप्रोच है टीचिंग का, मतलब आप टीचर हो गए हैं और आपको बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बड़े बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना है। तो उसमें कौन सा अप्रोच आप रखेंगे उनको पढ़ाने के लिए? तो मैंने बताया था वीडियो में भी, और इस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बनने का पूरा संभावना है। इसको ध्यान से देखिएगा कि जो बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक्सपीरियंसल लर्निंग, उसको अनुभवात्मक अधिगम कहा जाता है इस अप्रोच को। और इसी अप्रोच से बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे आकर के ये नहीं बता देना है कि हाँ नेचर के लिए क्या अच्छा है प्लांटेशन करना, लेकिन जब आप ओरिजिनल में ले जा करके बच्चों को एक ग्राउंड में वहाँ पे प्लांटेशन करवाते हैं, जंगल का विजिट कराते हैं, तो वहाँ बच्चे खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं। इससे उनके अंदर प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ता है, यानी रिस्पेक्ट बढ़ता है नेचर के लिए, और साथ में केयर की भावना भी डेवलप होती है। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में। तो यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पलाश को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? ठीक, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का मैंने इमेज भी दिखाया था कि ऐसा लगेगा कि जैसे आग जल रही हो। तो पलाश का जो फूल निकलता है तो ऑरेंज कलर का होता है, चमकीले नारंगी रंग का होता है। तो नारंगी रंग का जो फूल होता है वो पूरे पेड़ को कवर किए हुए रहता है, तो पूरा पेड़ एकदम नारंगी दिखाई देगा। अब मान लीजिए एक फॉरेस्ट में कई सारे एक साथ लग गए हैं आपके पलाश के वृक्ष, तो पूरा एरिया ही आपका ऑरेंज नजर आया, ऐसा लगेगा जैसे कि आग की लपटें निकल रही हों। तो पलाश को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। गांव में पारंपरिक घर किन सामग्रियों से बनाए जाते हैं? तो मैंने बताया था कि जो अब तो मॉडर्न गांव में भी आप जाएंगे तो आपको इस तरह घर नहीं मिलेंगे, शायद ही कोई इक्का दुक्का ही मिले, लेकिन कहीं और अंडर डेवलप्ड विलेज में जाएंगे तो वहाँ अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि घर जो है मिट्टी की दीवारों से के ऊपर बने रहते हैं, उसके ऊपर छप्पर रहता है। ठीक, इस टाइप का ऐसे घर हो गया, इसके ऊपर छप्पर है, मिट्टी की दीवार के ऊपर घास फूस के ऐसे छप्पर लगे हुए रहते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों से बनाई जाती है, साथ में काउडंग गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्ले, हे एंड काउडंग, मिट्टी, घास और गोबर से बनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक रंग नेचुरल डाई सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो मैंने बताया था गोंड
कलाकृति के बारे में, जो कि दीवारों पे बनाई जाती है। और ये किससे किससे रिलेटेड होता है? नेचर से और ह्यूमन से। नेचर ह्यूमन के बीच के संबंध को दर्शाता है गौड़ चित्रकला। और ये लोग मेनली, ऐसा नहीं है कि पेंट ले आए खरीद करके एशियन का, ये सब पेंट ला करके पेंटिंग कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग नेचुरली कलर को बनाते भी हैं। ठीक, तो सिर्फ पेंटिंग में दर्शाया ही नहीं जाता है, एक्चुअली में नेचुरल कलर का यूज किया जाता है जो फ्लावर्स, लीव्स और रूट से बनाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा जाता है? तो मैंने बताया था नीम की पत्तियां रखी जाती हैं, और या फिर जो मिट्टी का बर्तन बना जाता है उसमें भी नीम पीस करके मिला दिया जाएगा, तब भी वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ से नीम लीव्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैनु कुरुबा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक से संबंधित है। और इससे रिलेटेड वही फैक्ट हम लोग देखे थे कि जब ये लोग मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करते हैं तो ये लोग एक प्रकार का गाना गाते हैं। वो गाना डेडिकेटेड होता है मधुमक्खियों के लिए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनसे सॉरी की फीलिंग्स शेयर की जाती है। ठीक, क्योंकि ये शहद आपको पता है मधुमक्खियों का खाना होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन वही है, मधुमक्खियों से शहद लेते समय जैनु कुरुबा लोग गीत क्यों गाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू शो रेस्पेक्ट एंड अपोलोजाइज टू बीज, मतलब सम्मान व क्षमा प्रार्थना के लिए। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी, नीम और अजवाइन किस श्रेणी में आते हैं? तो मैंने अभी भी बताया था ये सब किसके हैं? मेडिसिनल प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स क्या है? तो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, कांतारा मूवी वाला याद आ रहा होगा आपको। तो कहीं पे भी अगर डेंस फॉरेस्ट है तो उस डेंस फॉरेस्ट से थोड़ी दूरी पे ऐसे अचानक से, ऐसा नहीं कि लैंड एरिया स्टार्ट हो जाता है, अचानक से जंगल खत्म हो जाता है, वहाँ पे एक पैचेज रहते हैं जंगल के, फिर छोटे छोटे पैचेज रहते हैं। इसी पैचेज में लोकल कम्युनिटीज़ रहती है, इसी को सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। और ये कम्युनिटीज़ इसके रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करती हैं और साथ में इसका केयर भी करती हैं और इसको संरक्षित भी करती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट पैचेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस अध्याय में किस प्रकार की जीवन शैली को बढ़ावा दिया गया है? तो इसमें बताया गया था, जो विलेज में बच्चे घूमने जाते हैं वहाँ पे बताया गया था कि जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है, इसी को बेस्ट एग्जांपल दिया गया है। आज के टाइम पे सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इन KVS EVS टीचिंग? तो KVS के जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, अगर उनको EVS को टीच कर रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? EVS क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? डेवलपिंग रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड कल्चर। तो मैंने अभी भी बताया था कि वो एक्सपीरियंसल लर्निंग होनी चाहिए, अप्रोच एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, और उससे क्या डेवलप होता है? रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड केयर, साथ में केयर डेवलप होता है, मतलब रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड कल्चर, और साथ में उससे केयर भी जनरेट होता है और उसका संरक्षण पे भी बच्चे फोकस कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज ए स्ट्रांग वुडी ट्रंक? तो हम लोगों ने प्लांट की कैटेगरीज देखी थी। ठीक, वो बेसिक लेवल की कैटेगरीज थी, वही एग्जाम में आता भी है। तो जो भी हमारे ट्रीज वाले कैटेगरी में थे, वृक्ष या फिर पेड़ कह दीजिए। ठीक, तो ये इनके जो ट्रंक होते थे वुडी स्ट्रांग ट्रंक होते थे। तो इसमें कौन सा मैंने एग्जांपल दिया था? मैंगो ट्री जैसे हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रब्स आर प्लांट्स विच हैव। ठीक, तो झाड़ियाँ किसके कहते थे? जिसमें बहुत सारे वुडी स्टेम्स तो होते थे लेकिन वो ग्राउंड के नज़दीक होते, ज़मीन के नज़दीक होते थे, जैसे गुलाब का पौधा मैंने बताया था। ठीक, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? बेर का पौधा आप देखे होंगे गांव में, कभी कभी बेर के भी पौधे मिलते हैं। तो वो सब जो है कई सारे इसमें ब्रांचेज रहती हैं, वो ब्रांचेज नियर टू द ग्राउंड रहती हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइंबर? तो क्लाइंबर और क्रीपर का मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनी प्लांट, ऑप्शन सी मनी प्लांट। ठीक, बाकी ये पंपकिन और वाटरमेलन ये क्या होते हैं? ये क्रीपर्स होते हैं, मतलब जो ज़मीन पे रेंग के चलते हैं। आप कद्दू का पौधा या तरबूज का देखे होंगे, कहीं नदी उदी के किनारे भी देखे होंगे, ऐसे लंबी लंबी इसकी तने लंबे लंबे होते हैं और यहाँ पे ऐसे तरबूज लगा होता है ज़मीन पे। तो इसको क्रीपर्स के कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि मनी प्लांट आप देखे होंगे वर्टिकली हम लोग उसको ग्रो करते हैं, ये क्लाइंबर कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन मेकिंग फूड्स? तो फूड के लिए मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक,
फोटोसिंथेसिस के थ्रू पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, लीफ। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में जो हेल्प करता है वो क्लोरोफिल करता है। तो जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है एब्जॉर्प्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बू इज ए टाइप ऑफ, तो मैंने फैक्ट में बताया था कि सबसे लंबी घास कौन सी है? बम्बू होती है। तो ये घास है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको पेड़ मत कर दीजिएगा, ये घास ही है। वेयर डू मैनी एनिमल्स लिव इन रिलेशन टू प्लांट्स, तो या तो प्लांट पे रहते हैं, पौधों पर रहते हैं, या तो उसके आसपास रहते हैं, या तो अंडर द प्लांट, प्लांट के नीचे रहते हैं। एक था अंडर द ग्राउंड भी रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें रिलेट होती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आप देखिए सही नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन द सॉयल, सॉयल के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, और जब बारिश होती है तो हम लोगों ने देखा था मानसून के मौसम में ये बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म जो होते हैं, केंचुए होते हैं, ये ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉयल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मिट्टी किसकी बनी होती? तो मैंने बताया था कि मिट्टी जो है पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके जब वो बारीक हो जाते हैं तो ही मिट्टी बन जाती है। साथ में इसमें डेड लीव्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले होते हैं, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है लीव्स का और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं और ये सब मिट्टी का एक पार्ट बन जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई आर मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स सीन आफ्टर रेन, तो जब भी पानी बरसता है तो जितने भी डेड सीड्स या आप कह सकते हैं सोते हुए सीड्स रहते हैं मिट्टी में मिले हुए होते हैं, और इसको फैलाता कौन है? तो इसको फैलाते हैं जानवर। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी आएगा आगे जा करके। तो ये बीज पे जब पानी पड़ता है, कंडीशन मिलता है, तो ये उगना शुरू हो जाते हैं, घासें सारी जो है अलग अलग वेजिटेशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक, और साथ में जो ज़मीन के अंदर हमारे कीड़े मकोड़े हैं ये सभी बाहर आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नीचे तो पानी भर गया है। तो इसीलिए जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी उस समय बढ़ जाता है, जैसे पौधे और जानवर ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बीज अंकुरित हो जाते हैं और कीट बाहर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिमल स्टिचेज लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट, तो कौन सा पक्षी पत्तों को सिलकर घोंसला बनाता है? तो इसको टेलर बर्ड कहते हैं, दर्जी चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज दे प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराते हैं? फूड प्रोवाइड कराते हैं, मेडिसिन और फ्रेश एयर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ओनली वुड नहीं, ओनली सेड नहीं, नॉइज नहीं, ये सभी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और इसमें ओनली लगा दिया तो गलत हो गया, ओनली लगा दिया तो गलत हो गया। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपका ऑप्शन बी सही हो गया, फूड, मेडिसिन और फ्रेश एयर मिलता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स, जानवर पौधों की कैसे मदद करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय डिस्पर्सिंग सीड्स, बीजों को फैला करके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड वी नॉट हार्म एनिमल्स, तो ये भी मैंने बताया था कि वे आमतौर पे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि उन्हें खतरा ना हो। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइबर फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए रेशा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, लिविंग इन हार्मोनी मीन्स, तो ये भी पॉइंट हम लोगों ने देखा था, केयरिंग एंड लिविंग पीसफुली विद प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड इन द एटमॉस्फियर, तो ये जलवाष्प के रूप में एटमॉस्फियर में रहता है, वाटर वेपर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गैसियस फॉर्म भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज, तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो वाटर है वो साल्ट वाटर है। ठीक, फ्रेश वाटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, तो खारा जल इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। और समुद्र में जो जल है आपको पता ही वो खारा होता है। व्हाट डू वी कॉल द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है नेचर में, मान लीजिए ये लैंड वाला एरिया है और ये हमारा पूरा एटमॉस्फियर है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, यहाँ से ये हीट एनर्जी गेन किया, कहाँ से? सन से, उसके बाद ये वेपोराइज हो गया,
यानी कि जलवाष्प में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चला गया, वहाँ पे बादल बन गया। ठीक, अब वहाँ से संघनन यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बारिश बन के फिर से वापस ज़मीन पे आ रहा है। तो इस तरह से साइकिलिंग चलती रहती है वाटर की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर साइकिल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? ओपन लैंड्स एंड पॉन्ड्स। ठीक, तो इसके थ्रू वाटर रिस करके नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट। तो गोदावरी रिवर का उद्गम मैंने बताया हुआ था, और ये ऐसे, ये इंडिया का मैप हो गया, सॉरी मैं फिर से बना रहा हूँ, पेनिनसुलर इंडिया का मैप। यहाँ पे आपका मान लीजिए वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर स्टेट यानी राज्य का नाम पूछे तो भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र से निकलता है और ये जा कर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करता है। दिशा पूछे तो पूरब की दिशा में। ठीक, तो पूरब की दिशा में बहती है और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आकर अपना जल विसर्जित करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर। साथ में ये भी देखे थे कि गंगा नदी के बाद सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक, इसीलिए, और इसको पवित्र भी माना जाता है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोदावरी रिवर फाइनली मर्जेज इनटू विच सी। किस समुद्र में जाकर मिलती है? मैंने अभी भी बताया, बंगाल की खाड़ी में जाके जल विसर्जित करती है। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी रिवर इज आल्सो नोन है, तो मैंने बताया था गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब भी आंसर गोदावरी नदी होगा। और गंगा के बाद सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी ही होगा। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक, तो अगर आप वीडियो देखे होंगे वहाँ पे मैंने ये फैक्ट आपको बताया हुआ था गोदावरी से रिलेटेड, और इसी से रिलेटेड जो है चैप्टर हमारा मूव करता रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ए रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड। तो जो थ्रू आउट ईयर जाता है उसको सदा नीरा या फिर पेरेनियल रिवर कहते हैं। तो ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज फाउंड व्हेन ए रिवर मीट्स द सी। तो जब कोई नदी एक समुद्र से जाकर मिलती है, ये देखिए मान लीजिए पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है। अब यहाँ से दो तरफ में डायरेक्शन में नदियाँ निकलती हैं, एक तो जाएगी पूरब साइड में, ये हो गया पूरब साइड में, और ये हो गया पश्चिम साइड में। ठीक, पूरब की साइड की नदियों का एग्जांपल गोदावरी तो हम लोग देख चुके हैं, उसके नीचे आती है कृष्णा, फिर आती है नीचे कावेरी। ये तो तीन मेन नदियाँ हो गई हमारी पूर्व दिशा में बहने वाली। ये जा करके जब बे ऑफ बंगाल में जाती हैं तो अपना जल विसर्जित करने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में एक बार देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको भूले ना। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब चैप्टर बेसिस पे है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए ये डिस्टेंस ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है। इरोजन ज़्यादा होता है तो सेडिमेंट अपने साथ ज़्यादा लेकर के जाती है। तो जब यहाँ पे इसका वेग कम हो जाता है नदियों का, तो ये अपने सेडिमेंट को वहीं पे गिराती, छोड़ करके तब जाती है अंदर समुद्र में मिलती है। तो उससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, इस तरह का शेप बन जाता है। ठीक, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का आपको पता ही है, सुंदरबन का डेल्टा है। अच्छा, जो पश्चिम की तरफ नदियाँ आती हैं उनकी लंबाई छोटी होती है, सेडिमेंट भी कम ही होते हैं उनके पास, तो वो डायरेक्ट जो है बिना डेल्टा का निर्माण किए ऐसे मिलती हुई नजर आएंगी आपको, कोई वहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। तो वो होता है एस्चुरी, उसको कहते हैं एस्चुरी। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पश्चिम वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, पूर्व वाली नदियाँ डेल्टा बना रही हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा। अगर एस्चुरी भी देता तो बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, यहाँ सिर्फ डेल्टा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस फर्टिलाइजर्स इन रिवर काजेस। तो मैंने यूट्रोफिकेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ था आपको, और मैं बताया था इससे क्या हो जाता है कि एक हरी चादर बन जाती है, क्योंकि जो हमारा पोषक तत्व है बहुत ज़्यादा एक्सेस जब हो जाता है तो वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। एल्गी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रकाश नीचे नहीं पहुँचने देता, ऑक्सीजन सब एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ का इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है, मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन
सी हरी चादर बनना या ग्रीन ब्लैंकेट फॉर्मेशन। तो ये थे हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इसको एग्जाम कंपाइल करके आपको दे दिया है, इसका PDF भी मैं आपको डाल दूंगा। अब आगे देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए चलते हैं। अभी तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल लग रहे होंगे कि अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इसी में से कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया और अभी आप चैप्टर तुरंत पढ़े हैं, ठीक, अभी सब आपको याद है तो आपको ये आसान लग रहा है, कुछ टाइम के बाद ये कन्फ्यूजन लगने लगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ट्रिकी हैं, तो ध्यान से उसका जवाब दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज घुमा सकता है ज़रूर से ज़रूर, ठीक। चलिए अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते ही आधे लोग तो परेशान हो जाते हैं, सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैटर्न सबके लिए चेंज हुआ है, जितने लोग Tier 2 में अपीयर होंगे सबके लिए सेम ही रहेगा, तो यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, आप बहुत सारा एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी देते आए हैं, ठीक, क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो भी जितने भी आप पढ़ाई किए हैं, BTC B.Ed जो भी किए हैं, सब में आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हुए आए हैं, तो आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये डर दिमाग से निकाल दीजिए कि डिस्क्रिप्टिव आएगा तो क्या लिखेंगे, ठीक। आप इस वीडियोस को मेरे फॉलो करते रहिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव लिखने में। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल वीडियो अच्छे से देख लेंगे ना, तो आप पॉइंट बना करके उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो वो एक अलग मुद्दा है, तो मैं इसको यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, नहीं तो वीडियो हम लोगों की काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा और चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अप्रोच रखनी है। तो पहला क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा क्वेश्चन आपको समझना है, रटना नहीं है, रटेंगे तो रटते रटते ख़त्म नहीं होगा, इतने सारे आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं Tier 2 के सिलेबस में, अगर आप सबका थ्योरी रटने लगेंगे तब तो हो चुका काम, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में अगर आता है तो क्या क्या पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला है, प्रकृति के साथ बढ़ना अध्याय प्रकृति और संस्कृति के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक। तो एक्सप्लेन हाउ द चैप्टर ग्रोइंग अप विद नेचर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कल्चर। तो ये संबंध कैसे दर्शाया जा रहा है प्रकृति यानी कि नेचर और संस्कृति के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा भी लिख के आ सकता है कि प्रकृति और संस्कृति के बीच के संबंध को बताइए, या जीवों प्रकृति के बीच के संबंध और संस्कृति के बीच के संबंध को दर्शाइए। तो इस तरह से लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज आए क्वेश्चन की, लेकिन हमें मटेरियल सेम लिखना है, बस ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, ठीक। तो क्या लिखना है, देखिए, द चैप्टर ग्रोइंग अप विद नेचर क्लियरली शोज दैट ह्यूमन कल्चर इज डीपली कनेक्टेड विद नेचर, ठीक। पीपुल डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, मेडिसिन, फेस्टिवल, आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस। एक लाइन तो यही लिख देना है कि ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है, अगली लाइन में ये दिखाना है क्यों डिपेंड करता है। तो क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथ्स के लिए, मेडिसिन के लिए, मैंने बताया था पेपर के लिए भी, ठीक, मेडिसिन के लिए भी, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशन, ये सब जुड़ी हुई है नेचर से, ठीक। तो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स विलेज लाइफ वेयर हाउसेज आर मेड ऑफ क्ले, हे एंड काउ डंग एंड कलर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स एंड लीव्स, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप देखे होंगे, तो इसको एक एक लाइन करके लिख दीजिएगा। फिर लिख देंगे कि फेस्टिवल, ट्रेडिशनल डांसेज, प्रेयर्स टू नेचर, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स, सोज रेस्पेक्ट टुवर्ड्स प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें लिख दीजिए कि रेस्पेक्ट और हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एक लाइन में तो आपने ये डिस्क्राइब कर दिया कि हमें नेचर से क्या क्या मिल रहा है, उसके बारे में आपने लिख दिया, ठीक। एक गाँव के विलेज के बारे में बता दिए। दूसरा, आप नेचर के लिए क्या क्या दे रहे हैं, यानी कि फेस्टिवल, ट्रेडिशनल डांसेज, प्रेयर्स टू नेचर, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स। जैसे कि उसमें दिखाया था गांव की स्टोरी में कि उस समय फसल कटने का समय आ रहा होता है, तो सब लोग डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स करते हैं नेचर के लिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक। एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, जैसे ट्राइबल जेनू कुर्बा के बारे में मैंने बताया था, जब ये लोग हनी कलेक्ट करते हैं तो ये हारमोनी विथ नेचर शो करता है, क्योंकि अभी अभी MCQ में हम लोग देखे थे कि ये लोग एक प्रकार का गाना गाते हैं जो रेस्पेक्ट शो करता है बीज के लिए, यानी मधुमक्खियों के लिए, और उनसे क्षमा भी मांगा जाता है, ठीक। तो दस द चैप्टर टीचर्स दैट कल्चर डेवलप्स फ्रॉम नेचर एंड प्रोटेक्टिंग नेचर इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग आवर ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज, ठीक। तो लास्ट की लाइन जरूर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का अध्याय सिखाता है कि संस्कृति प्रकृति से जन्म लेती है और प्रकृति का संरक्षण आवश्यक होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, प्रकृति के साथ बढ़ना कैसे कनेक्टेड है। तो एक बार मैं हिंदी में
स्पीड में बता दे रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना था मानव संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। एक लाइन तो आपको यही लिख देना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन करिए। दूसरा लाइन भोजन, आवास, वस्त्र, औषधियाँ, जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं, कला, परंपराएं सभी प्रकृति पर आधारित हैं। ठीक। अध्याय में गाँव के जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि गाँव में घर जो है मिट्टी के बने होते हैं, गोबर और घास से बनाए जाते हैं। ठीक। आप चित्रकला, गौण चित्रकला के बारे में बता सकते हैं। ठीक। त्यौहार, पारंपरिक नृत्य, प्रकृति की पूजा, पवित्र उपवनों की रक्षा, पौधों और जानवरों के प्रति सम्मान को दर्शाती है। और साथ में जैनु कुरुबा जनजाति वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसको भी आप कोट कर सकते हैं। तो इतना चीज़ लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज मेंशन्ड इन द चैप्टर। ठीक। तो अध्याय में वर्णित पारंपरिक ज्ञान और सतत प्रथाओं का महत्व समझाइए। तो पारंपरिक ज्ञान क्या था? पारंपरिक ज्ञान यही सब था कि जो नीम होता है, मिट्टी के बर्तनों में नीम की पत्तियां रख दी जाती हैं नीचे, फिर उस पर अनाज रखा जाता है, उससे ख़राब नहीं होता है। उसके बाद नीम से मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक, मच्छरों को दूर भगाने वाला तेल जो लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं। ये सब चीज़ें जो है वर्णित थी चैप्टर्स में, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो पारंपरिक ज्ञान सतत जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्याय में नीम पत्तियों वाले बर्तनों के अनाज भंडार, गोबर से लेप लगे बांस की टोकरियाँ और नीम तेल से बने मच्छर भगाने वाले उपायों का वर्णन है। ये चीज़ मैं बताया था, स्टोरी आप पढ़े होंगे तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी पर्यावरण अनुकूल तरीके हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। ये पैरा मैं इंग्लिश वालों के लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल नॉलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल लिविंग। तो एक लाइन तो ये लिखना ही लिखना है। द चैप्टर एक्सप्लेन्स प्रैक्टिसेस सच एज स्टोरिंग ग्रेन्स इन द अर्दन पॉट्स विद नीम लीव्स, यूजिंग बम्बू बास्केट कोटेड विद काउ डंग एंड प्रिपेयरिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स फ्रॉम नीम ऑयल। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे क्या कह रहा है? इन प्रथाओं से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। अच्छा, ये पारंपरिक ज्ञान का यूज करने से फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा काम भी हो जा रहा है और प्रकृति को नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो इन प्रथाओं से प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होता है, स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। ये हमारे पूर्वजों की समझ को दर्शाते हैं। विद्यार्थियों को इस ज्ञान से परिचित कराना सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस समय मैं बताऊँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सभी देशों का ध्यान इसी तरफ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक। तो ये लाइन जरूर कोट करिएगा। टीचिंग दीज प्रैक्टिसेस टू स्टूडेंट्स डेवलप रेस्पेक्ट फॉर इंडिजीनियस नॉलेज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक। दे आल्सो शो हाउ द विजडम इज ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ठीक। तो कुछ लाइन स्किप भी कर सकते हैं, कुछ अपने मन से लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। बहुत लंबा इससे नहीं लिखना है क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और 2.5 घंटे में, मैंने बताया था 2.5 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने हैं, 60 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले करने हैं। तो 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। मान लीजिए 1 घंटे में आप 60 क्वेश्चन कर भी लिए तो आपके पास 1.5 घंटा ही बचता है डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना बड़ा लिख सकते हैं। अगर आप 3/4 ऑफ A4 शीट ही भर पाएँ तो वही बहुत बड़ी बात है। अगला देखिए क्वेश्चन आ ही गया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड फर्स्ट एड नॉलेज इन आवर डेली लाइफ एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। तो चैप्टर में जो डिस्कस किया गया था औषधीय पौधों प्राथमिक उपचार के बारे में। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हो सकता है यहाँ से भी बन जाए क्वेश्चन। तो मेडिसिनल प्लांट्स प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। द चैप्टर mentioned plants like tulsi, neem and अजवाइन which are commonly used in homes for treating minor illness। ठीक। तो इन सब से आपको पता है कि हम लोग अपने घर में भी यूज करते ही करते हैं, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। नीम ऑयल इज यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट एंड हर्बल रेमडीज एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल फर्स्ट एड प्रैक्टिसेज। तो जो ट्रेडिशनल पारंपरिक फर्स्ट एड होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सच नॉलेज हेल्प्स पीपुल टेक इमीडिएट केयर ड्यूरिंग इंजरीज और इलनेस स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो आप सभी को पता है कि गांव वगैरह में सबसे पहले ऐसा नहीं तुरंत एलोपैथिक दवा तुरंत दे दी जाती है। वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले दिया जाता है कि हाँ नीम का पत्ती, मान लीजिए आपको कहीं पे खुजली हो रहा है तो कहेंगे नीम की पत्ती पीस के लगा लो। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस किए जाते हैं गाँव में फर्स्ट एड के रूप में। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन केमिकल मेडिसिन एंड प्रमोट्स नेचुरल हीलिंग। अच्छा, इसका फ़ायदा ये रहता है कि भाई ये हमें कोई फ़ायदा नहीं दे पाया तो कोई चलो नुकसान भी, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आया।
तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। दिस आल्सो इनकरेज स्टूडेंट टू वैल्यू ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम। तो औषधीय पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अध्याय में तुलसी, नीम और अजवाइन के पौधों का उल्लेख है जिनका उपयोग घरेलू उपचारों में किया जाता है। ठीक, नीम तेल का प्रयोग मच्छर भगाने के लिए किया जाता है और प्राथमिक उपचार में जड़ी बूटियों का भी उपयोग किया जाता है। तो यह ज्ञान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत उपचार में सहायक होता है। ठीक, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं इसको। इससे रासायनिक जो दवाएं होती हैं उस पर निर्भरता कम होती है और प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो यह विद्यार्थियों में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इतनी चीज़ें आप लिख देंगे, आपका हो जाए क्वेश्चन। आगे चलते हैं। डिस्कस हाउ दिस चैप्टर हेल्प्स इन डेवलपिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। तो मैं बताया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो यही है। तो लाइफ अराउंड अस के नाम से भी डायरेक्ट लिख सकता है कि ये इसमें कैसे दिखाया गया है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। दिस चैप्टर encourages students to understand their responsibility towards nature। पहली चीज़, it highlights practices like reducing paper waste, avoiding plastics, planting trees, caring for birds and protecting forest। sacred groups के बारे में आप लिख सकते हैं and festival related to plants and animals, so community participation in conservation। नेक्स्ट है, by connecting daily life activities with nature, students learn that ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या डेवलप होता है? दिस डेवलप्स अवेयरनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट विच इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एजुकेशन इन केवीएस। तो एक बार हिंदी में देखते हैं, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। तो यह अध्याय विद्यार्थियों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने में सहायता करता है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं पहला जो क्वेश्चन का लाइन है वो क्वेश्चन को ही लिख दिया जा रहा है। ठीक है कि हाँ, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक, इसमें कागज़ की बर्बादी कम करना, ये चीज़ मैंने बताया था। प्लास्टिक का उपयोग ना करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, पक्षियों की देखभाल करना और जंगलों की रक्षा करने के उपाय बताए गए। तो एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही पूछ ले कि ईवीएस बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, तो आप लिखिए उस पर कुछ लाइन। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा लेकिन आंसर आप कंटेंट सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही कंटेंट लिख दीजिएगा। ठीक, पवित्र उपवन यानी कि सेक्रेड ग्रुप्स और पौधे जानवरों से जुड़े त्यौहार संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को दर्शाते हैं। तो जितने भी त्यौहार होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक, ये सब एक जुड़ाव को शो करते हैं, कल्चर और नेचर को। ठीक, दैनिक जीवन को प्रकृति से जोड़कर यह अध्याय सिखाता है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है और इससे विद्यार्थियों में जागरूकता और जिम्मेदार का व्यवहार विकसित होता है। तो बच्चे जब ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे तभी तो उसका संरक्षण के बारे में पढ़ पाएंगे। तो पहले उनका जुड़ाव जरूरी है नेचर से, उसके बाद उनको जो है तभी वो उसका सस्टेनेबल यूज कर पाएंगे और उसको कंजर्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड अराउंड अस, राइट द देयर मेन फीचर्स विथ एग्जाम्पल। तो ये सारे प्लांट के टाइप मैंने बताए हुए थे, जैसे ट्रीज हो गए। ठीक, देयर आर डिफरेंट प्लांट फाउंड अराउंड अस बेस्ड ऑन देयर साइज, स्टेम, वे ऑफ ग्रोइंग। प्लांट्स आर क्लासिफाइड किसमें किसमें? ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। तो ये सब हम लोग एमसीक्यू में भी देख चुके हैं और वहीं से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो नोट्स में मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उससे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि ट्रीज क्या होते हैं, टाल प्लांट होते हैं, स्ट्रांग वुडी ट्रंक होता है, डीप रूट होता है सच एज मैंगो और बनियान। ठीक, श्रब्स क्या होते हैं, मीडियम साइज बुशी प्लांट्स होते हैं विद मैनी वुडी स्टेम्स नियर द ग्राउंड लाइक रोज और तुलसी। तो मैंने जो समझाया था आपको याद होगा, तो वही चीज़ अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड कोरिएंडर। तो हर्ब्स के भी बारे में आप सब समझ में आ गया, हर्ब्स एंड ग्रासेज। ठीक, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स, ग्रो अपवर्ड विद सपोर्ट सच एज मनी प्लांट, ऊपर की तरफ कैसे बढ़ते हैं। क्रीपर क्या होते हैं, जो ज़मीन पे बढ़ते हैं। तो ये सारे इसकी कैटेगरी होते हैं। ठीक, इससे हमें फूड, ऑक्सीजन और शेल्टर ये सब मिलता है। तो ये सब ट्री की प्लांट की कैटेगरी में बता दिया था और हिंदी में मैंने लिख दिया, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें यहाँ पे भी सेम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। राइट एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो अपने आसपास के उदाहरण देकर समझाइए, कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप समझा सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल डिपेंड होते हैं ईच अदर कई तरीक़ों से। पहला लाइन क्वेश्चन का ही आ गया, दूसरा लाइन क्या है,
प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड टू एनिमल। तो ये लोग प्रोड्यूसर कैटेगरी में आते हैं, मैंने पहले ही बताया था। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फ्रूट वेजिटेबल ग्रेन्स एंड आल्सो फॉर ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट्स। साथ में जो उससे रॉ मटेरियल्स मिलता है घर बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, ये भी मिलता है। ये भी एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। व्हेन एनिमल्स ब्रीड आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज इट टू मेक फूड। ठीक। सराउंडिंग से क्या एग्जाम्पल दिया गया है? काउ एंड गोट्स ईट ग्रास गिव मिल्क। Bees collect nectar from flowers and help in pollination. Bird eat fruits and spread seeds to new places. Human eat plants and plant more trees. तो ये सारे आप सराउंडिंग के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो इसमें लिखा हुआ है इसको भी लिख सकते हैं, अपने तरफ से भी कुछ जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि हम लोग जो है ह्यूमन ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है। ठीक, वायुमंडल से ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसको पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं भोजन बनाने में और साथ में CO2 रिलीज करते हैं। इस तरह का आप ब्लॉक डायग्राम भी बना देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिख दी है कि जानवर को भोजन और ऑक्सीजन देते हैं, जानवर पौधों से फल सब्जियां और अनाज प्राप्त करते हैं, जानवर पौधों के परागण और बीज फैलाने में मदद करते हैं। अब जानवर उसके लिए क्या करते हैं उसको लिख दीजिए। जानवर द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए उपयोगी है, उससे वो लोग खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ये सारी एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन हार्मोनी विद रेफरेंस टू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल्स। आल्सो डिस्क्राइब हाउ वी कैन केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग। तो ये भी समझाना है कि हम अपने आसपास के पौधों और जानवरों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो हार्मोनी का मतलब है कि एक सामंजस्य रहना। तो नेचर और ह्यूमंस, ठीक, एनिमल्स और नेचर के बीच में जो सामंजस्य होता है उसी से हार्मोनी आता है और उसी को कहते हैं लिविंग इन हार्मोनी। तो उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। लिविंग इन हार्मोनी मीन्स लिविंग पीसफुली विथ नेचर बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन तीनों चीज़ों का इंटरडिपेंडेंस दिखा सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में बना करके भी। ऐसे लिख दीजिए, प्लांट्स यहाँ पे ह्यूमन और यहाँ पे एनिमल्स। तो ऐसे ऐसे करके आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। इसका इससे भी रिलेशन दिखा दीजिए, इसका इससे भी। तो मैं कभी कराऊंगा प्रैक्टिस सेट तो उसमें आपको बता दूंगा कैसे ब्लॉक डायग्राम बना करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। तो ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन फूड मेडिसिन एंड शेल्टर। फिर वही चीज़ को लिखा जा रहा है। एनिमल किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ह्यूमन प्लांट। तो पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, फार्मिंग। तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है लेकिन आपका कंटेंट देखिए सेम ही है। वी कैन केयर फॉर प्लांट एंड एनिमल्स बाई प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, वाटरिंग प्लांट्स रेगुलरली एंड अवॉइडिंग कटिंग ट्रीज अननेसेसरली। यानी कि सस्टेनेबल यूज करना है हमारे नेचर का। एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड काइंडली बाई प्रोवाइडिंग फूड, वाटर, शेल्टर, प्रोटेक्टिंग। वी शुड अवॉइड पॉल्यूशन, सेव नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्ट हैबिटेट्स टू इंश्योर ए हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल। तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो चीज़ें ह्यूमंस के हाथ में ही हैं, कैसे नेचर को चलाना है। तो यही चीज़ इसमें लिखा गया है। हिंदी में भी वही चीज़ है कि सामंजस्य का अर्थ होता है प्रकृति के साथ शांति से रहना, मनुष्य, पौधों और जानवरों के बीच एक पारस्परिक निर्भरता को समझना और उसकी रक्षा करना। मनुष्य को ऑक्सीजन, भोजन, औषधि के लिए पौधों निर्भर रहना पड़ता है। सेम चीज़ आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन आप सेम कंटेंट ही लिख सकते हैं। तो एक कॉमन कंटेंट मैं बताऊँगा, लिख लीजिएगा, वही सब में आ जाएगा। जबकि जानवर भोजन, सुरक्षा पौधों और मनुष्यों पर निर्भर होते हैं। तो जानवर भोजन और सुरक्षा के लिए पौधों और मनुष्यों पर निर्भर होते हैं। तो ये यहाँ से निर्भरता आ गई। जानवर परागण, बीज फैलाने और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये सब लाइन आप लिख देंगे तो काम हो जाएगा। एक मेन चीज़ है कि प्रदूषण को कम करना है जिससे प्रकृति का संरक्षण हो सके। दूसरी चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वाइज यूज करना है, वाइजली यूज करना है उसको। इससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। ठीक। एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ गोदावरी रिवर एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस फॉर नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। तो ये जीएस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आल्सो मेंशन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिवर्स एंड मेजर्स नीडेड टू प्रोटेक्टेड देम। तो इसमें साथ को संरक्षण का भी उपाय पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत टेक्निकल है लेकिन हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। तो गोदावरी नदी से जुड़े हुए सारे फैक्ट मैं बता दिया हूँ। आप डायग्राम भी एक बना दीजिएगा, ऐसे दिखा दीजिएगा। पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है
इसकी लंबाई लिख दीजिएगा और क्या क्या जो है सहायक नदियों के बारे में बता दिया था कि जैसे इंद्रावती वगैरह इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। ये सब बात मैंने बता दिया था। इम्पॉर्टेंस फॉर ह्यूमन एंड लाइफ, तो प्रकृति और मानव के जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट। तो गोदावरी नदी कृषि, पेयजल, मत्स्य पालन, जैव विविधता, उपजाऊ मैदानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तट पर बसे अनेक नगर और गांव आजीविका और संस्कृति के लिए इस पर निर्भर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और ये चीज़ मैं बताया भी था कि जो हमारे ओल्ड जितने भी आप जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले के जो भी सिविलाइजेशन होते थे वो कहाँ होते थे, ह्यूमन सेटलमेंट होते थे मैक्सिमम नदी के किनारे। तो आप वहाँ से अगर लेक्चर को समझें तो इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो वही उसका इम्पॉर्टेंस हो जाएगा। सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ट्रेड के लिए, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक। प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिवर, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे प्रदूषण है, जल का अत्यधिक दोहन करना, बांध का निर्माण करना, वन कटाई करना और जलवायु परिवर्तन, ये सब इसके सामने समस्याएं हैं। संरक्षण का उपाय क्या हो सकता है, ठीक, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नदियों के संरक्षण के लिए प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल शोधन, वन संरक्षण, जल बचत और जन जागरूकता आवश्यक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। गोदावरी नदी से रिलेटेड फैक्ट एक ही क्वेश्चन मैंने बना दिया था, हो सकता है कुछ बाइफरकेट करके भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF में तीनों वीडियो का कंबाइन करके भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दे रहा हूँ, आप ज्वाइन करिए और साथ में वीडियो पे जा करके हमारे कमेंट ज़रूर किया करिए। तो इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो या सीरीज कैसी लग रही है। हाइप का बटन आता है उसको दबाइए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।